हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं और पेपर सॉल्व करने वाले हैं हिंदी लोकवाणी का, यानी हिंदी कंपोजिट का। ये सराव पेपर नंबर 3 है, जिसे हम गेज पेपर या प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं। 40 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे में हमें सॉल्व करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर एक्सपर्ट के थ्रू निकाले जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि इस पेपर में से बहुत सारा मवाद हमें बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। और एक बात कि इस प्रश्न पत्रिका, कृति पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, खुद ही से सॉल्व करें और जवाबात इस वीडियो में से चेक करें। मैं पूरे जवाबात कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है और पैराग्राफ में कहाँ पर है, वो सब मैं बताने वाला हूँ, उस पर ही हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सूचनाओं पर पहले बात कर चुके हैं, अब डायरेक्टली हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला पैराग्राफ जो पूछा गया है वो अनोखे राष्ट्रपति से पूछा गया है। ठीक है, इसमें जो सवाल है ये जनरल क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी मंदरजा झैल में जो पैराग्राफ है, यानी ये पैराग्राफ, उसमें जो हिदायतें दी गई है उसके मुताबिक अमल कीजिए। और इसमें सबसे पहला सवाल है संजाल पूर्ण कीजिए, यानी जाल मुकम्मल कीजिए। और यहाँ पर दरमियान में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। राजेंद्र बाबू के चेहरे का खुलासा बयान करना है, लेकिन 4 हिस्सों में। यहाँ पर 4 सर्कल दिए हुए हैं, लिहाजा हमें 4 सर्कल में बयान करना है। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत सारी बातें हैं जो चेहरे का वर्णन करती है, लेकिन इसमें से हमको सिर्फ 4 लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चौड़ा मुख। उनका जो मुख था, चेहरा था, चौड़ा था। घनी भुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, उनकी आंखें बड़ी थी। मुख के अनुपात कुछ भारी नाक, और उनकी नाक बड़ी थी, 3 हो गए। और चौड़ी ठुड्डी। ये 4 बातें 4 सर्कल में हमको लिखना है, तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जवाब तो बता रहा हूँ, लेकिन पैराग्राफ में वो चीज़ कहाँ पर है, इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए आपको रीडिंग पर ध्यान देना रहेगा, क्योंकि जिसकी रीडिंग फास्ट रहेगी उतनी जल्दी उसको जवाबात मिल जाएंगे। इसलिए जवाबात के साथ साथ कि पैराग्राफ में कहाँ पर है ये भी आपको समझना चाहिए। उसी पैराग्राफ पर मबनी ये सवाल पूछा गया है, क्या घटना जोड़ना संभव नहीं है? संभव यानी मुमकिन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसमें घटाव या जोड़ना उसको मुमकिन नहीं है? तो यहाँ पर पहली लाइन में दिया हुआ है पैराग्राफ में, सत्य। सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसमें जोड़ना या घटाना मुमकिन नहीं है, सच वो चीज़ है। इसी पैराग्राफ पर मबनी उसी के नीचे दूसरा सवाल पूछा गया है, राजेंद्र बाबू के बाल कैसे थे? क्वेश्चन मार्क, 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे, राजेंद्र बाबू के बाल काले, घने पर छोटे कटे हुए थे। ये वाला जो रेड लाइन का मैंने अंडरलाइन किया, ये इसका पूरा जवाब रहेगा, घने और छोटे कटे हुए बाल थे। इस पैराग्राफ पर मबनी सौमत हमसे पूछा गया है, देहातियों की वेशभूषा, इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। देहाती यानी देहात में रहने वाला देहाती, जैसे शहर में रहने वाले शहरी को हम शहरी कहते हैं, तो देहात में रहने वाले जो देहाती लोग होते हैं वो, उनकी वेशभूषा, वेशभूषा यानी रहन सहन, लिबास, वो कैसा है, इसके संदर्भ में, इसके बारे में अपने विचार लिखो, अपने ख्याल लिखना है। इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी पहले यहाँ पर लिखा हूँ, बहुत सारे जवाबात इसके हो सकते हैं, मैंने अपनी तौर पर ये जवाब लिखा हूँ। ये आपकी बोर्ड की आंसर शीट है, उस पर हमने सवाल नंबर 1 अ का तीसरा ये नंबर डाल दिया। उत्तर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर डाल दिए, बस हो गया। तो हम लिखे हैं, ग्रामीणों अर्थात देहातियों की वेशभूषा शहरी लोगों से अलग होती है। उनकी वेशभूषा में सादगी होती है। अलग अलग राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की वेशभूषा उनकी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार होती है। यही वेशभूषा उनके गांव तथा उनकी सादगी की पहचान कराती है या होती है। अक्सर देहाती धोती पहनते हैं, सर पर टोपी, कुर्ता पहनते हैं, बड़ी मूछें होती है। ये मैं अपने एतबार से लिखा हूँ, आप अपने एतबार से इसके हज़ारों जवाब होते हैं, बस आपका लिखना शर्त है। अब इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़, क्षेत्र यानी इलाके, अलग अलग राज्यों यानी स्टेट्स के देहात के जो इलाके होते हैं उसके एतबार से उनका रहन सहन होता है, लिबास होता है, और ये उनकी परंपरा यानी तहजीब और सादगी को बताते हैं। ये इसका जवाब रहा। डियर स्टूडेंट्स, एक पेपर में 2 असबाग के पैराग्राफ पूछे जाएंगे। अब इसमें दूसरा पैराग्राफ ये है, दूसरे पैराग्राफ से मुताल्लिक ये हमसे पहला सवाल पूछा हुआ है,
कि लेखक प्रकृतिस्थ नहीं रहने के कारण क्या है। अब इसमें प्रकृतिस्थ यानी पुरसुकून रहना या खुश रहना, तो वो क्यों खुश नहीं रहता था, क्यों पुरसुकून नहीं रहता था, उसकी वजह हमें 4 बॉक्स में 4 लिखनी होती है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर निशान लगा चुका हूँ। इसमें देखो, पहला है कभी गर्दन का तनाव बेहद पीड़ित करता है, उसकी गर्दन दुखती थी 1 वजह। नंबर 2, दोनों कलाइयों में दर्द होने लगता है, कलाइयों में दर्द होता था, दूसरे बॉक्स में आ गया। रात भर दर्दों का आपस में संवाद होता रहता था, उसको दर्द होता था, तीसरे बॉक्स में आएगा। और नींद आती जाती रहती थी, ये पूरा लिखना है आपको, नींद आती रहती है, जाती रहती है। 4 बॉक्स में हमने जब 4 चीज़ें लिख लिए, 4 रीजंस लिख लिए पुरसुकून न रहने की, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। उसी के आगे उसी पैराग्राफ से रिलेटेड हमें सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। तो इसमें पहला दिया हुआ है असमय, तो असमय का हो जाएगा समय, दिन, दिन का अपोजिट हो जाएगा रात। उसके बाद सवाल पूछा गया है परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोज कर लिखिए। तो ये शब्द युग्म हमारे पैराग्राफ में रह रहकर ये शब्द युग्म है, आया है, और इस पर हमको 1 नंबर मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, शब्द युग्म यानी क्या, इसको मैं आसान इसकी तारीफ बताता हूँ कि जिस वर्ड के दरमियान में इस तरह का निशान यानी हाइफन का निशान आता है वो शब्द युग्म होते हैं। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल नहीं जाना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये रह कर ये लफ्ज़ आया है, इसके दरमियान में हाइफन आया है, इसलिए ये पूरे लफ्ज़ पैराग्राफ में एक ही शब्द युग्म आया है रह कर, तो इसलिए हम उसके आंसर में रह कर लिखेंगे। उसके आगे सौमत वाला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। प्रकृति के बारे में अपने विचार लिखिए। प्रकृति यानी, अब देखो जिसको सवाल का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ लिखेगा उसके बारे में। अगर आपको सवाल का मतलब नहीं समझा तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए हर सवाल का आपके सामने से, नज़र के सामने से या पढ़ते हुए गुजर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस सवाल की आपको पहचान हो जाए कि सवाल किस तरह से पूछा गया है और इसका जवाब किस तरह से हमको लिखना है। हम डेफिनेटली 100% सही या उसी तरह से तो जवाब नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमको आइडिया मिल जाता है। अगर हमने 10 लाइन पढ़े हैं तो 10 में से 5 हम सही लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल है प्रकृति के बारे में अपने विचार लिखिए। प्रकृति यानी नेचर, कुदरत, कुदरत के बारे में आपका क्या ख्याल है वो लिखना है। अब इसका भी मैं ऑलरेडी पहले जवाब लिख चुका हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से लिखा है। रेड कलर में इसका जवाब है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से कोशिश किया है, अच्छी तरह से लिखने की कोशिश किया है। प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह ही होती है। जो कुदरत है वो हमारी हकीकत में माँ की तरह होती है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है, हमारी देखभाल करती है, परवरिश करती है। सुबह जल्दी प्रकृति के गोद में टहलने से हम स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। साथ ही ये हमें कई सारी घातक बीमारियों से, जैसे डायबिटीज़, स्थायी हृदयघात, उच्च रक्तदाब, लीवर संबंधी परेशानी, पाचन संबंधी समस्या, संक्रमण, दिमागी समस्याओं से आदि से दूर रखता है या रखती है। ये थोड़े अच्छे वर्ड में हमने लिखने की कोशिश की है, आप अपने तौर से लिख सकते हैं, और बेटर है कि आप इसी तरह का लिखें, तो उससे वैल्यूअर इम्प्रेस होता है कि अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छी सोच का जिक्र किया हुआ है, तो पूरे 2 नंबर में से 2 नंबर मिल सकते हैं। अब 2 सबक के पैराग्राफ खत्म होने के बाद हमें 2 नज़में पूछी जाती है, उस पर डिपेंड सवालात पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये नज़म पहले हमसे पूछी गई है सवाल नंबर 2 के अ में, और ये इसका मतलब होता है निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले ही सवाल में मैंने इसका मतलब भी बताया था कि निम्नलिखित यानी मंदरजा झैल नज़म पढ़कर दी गई हिदायतों के मुताबिक आप अमल कीजिए। इसमें इस नज़म पर पहला सवाल हमसे पूछा गया है, ये वाला, रास्ता चलने वाला। तो रास्ता चलने वाला, इसका जवाब है पंथी। अभी पंथी कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये पंथी है, पंथी यानी राहगीर। उसके बाद इसी नज़म पर दूसरा सवाल पूछा गया है, जो कुछ पढ़ता या सीखता हो, जो पढ़ता है कुछ सीखते रहता है उसे कहते हैं तालिब इल्म, स्टूडेंट। और स्टूडेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, शिष्य। इस नज़म में क्या आया हुआ है, शिष्य, तो हमने यहाँ पर लिख दिया शिष्य। उसके बाद इसी पैराग्राफ पर, नज़म पर डिपेंड हमें सौमत नहीं पूछा जाता है, भावार्थ या सरल अर्थ पूछा जाता है। सरल अर्थ और भावार्थ का मतलब होता है शॉर्ट में खुलासा, उसका मीनिंग या मतलब, ठीक है, मरकजी ख्याल, वो भी शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है, प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रथम यानी
पहले और अंतिम यानी आखिर के। तो प्रथम 4 पंक्तियों का हमको क्या लिखना है, सरल अर्थ लिखना है, शॉर्ट में उसका मतलब लिखना है कि उसकी क्या मतलब होता है। अब पहली 4 लाइन कौन सी है, 1 2 ये और ये 2, 4 लाइन हो गई। ठीक है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे सरल अर्थ का। ये रहा आपका बोर्ड का आंसर शीट, मैंने फ़ोटो निकाल के आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये बोर्ड की आंसर शीट है, उस पर हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 अ का 2, यानी ये सरल अर्थ है। तो 4 पंक्तियों का जो अर्थ है वो यहाँ पर है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वो किसी का फ़ायदा नहीं करता तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता, यानी फ़ायदा नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा यानी ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा ऊंचा है, पर उस पेड़ की छाया से न तो किसी पंथी को यानी राहगीर को छाया नहीं मिलती है, आराम नहीं मिलता है, और ना ही उससे फल मिलता है। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। यानी सिंपल अर्थ में कि संत कबीर ने उन 4 लाइनों में ये कहा कि बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ आपका दिल बड़ा होना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी बड़ा है और उससे किसी को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो वो नारियल के पेड़ की तरह है कि इतना लंबा होता है कि जाने वाले राहगीर को ना छाया मिलती है और इतना फल भी इतने ऊपर होता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। ये इसका मतलब हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरी कविता पोयम है, और ये वाली पोयम, इस पर हमें कुछ 4 नंबर के लिए पूछी गई है। सवाल पूछे हुए, पहला सवाल है, गज़ल में आए 2 प्राकृतिक घटक लिखिए। अब गज़ल कौन सी ये है, और 2 की बजाय हमें 4 लिखना है, ये 2 गलत है। यहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं। प्राकृतिक यानी कुदरती, प्राकृतिक यानी कुदरती। अब 4 ऐसी चीज़ें जो कुदरती है, घटक यानी चीज़ जुज, कुदरती अज्जा लिखना है 4 कोई कुदरती चीज़ें। तो इसमें 3 मुझे नज़र आए हैं, आसमान, पेड़ और फल। पहले बॉक्स में आसमान लिखेंगे, पेड़ लिखेंगे और फल लिखेंगे, और इसमें एक चीज़ आ सकती है आँखें। तो 4 बॉक्स में 4 हो जाएंगे, हमें यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी पैराग्राफ में यानी कविता पर मबनी हमें और एक सवाल पूछा हुआ है, ये वाला, गज़ल की 2 पंक्तियों का अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब 25 से 30 शब्द यानी बड़ी मुश्किल से 3 लाइन होती है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी एक लाइन में 10 वर्ड हो। असल में मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूँ कि आप थोड़े 5 या 6 लाइन लिख दी। उसकी रीज़न ये है कि हम राइट साइड से भी हाशिया खींचते हैं, लेफ्ट साइड से भी हाशिया खींचते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी एक लाइन में 6 से 7 वर्ड बैठते हैं, तो वैल्यूअर को दिखता है ना, चेकर को, कि बच्चे ने एक लाइन में 6 से 7 ही लिखा है, लिखना था 30 वर्ड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर दोनों तरफ से आपने हाशिया खींचा है तो आपको क्या करना है, 25 से 30 वर्ड को 5-6 लाइन आपको लिखना है। खैर, तो गज़ल की 2 पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। अब यहाँ पर ना अंतिम लिखा हुआ है ना प्रथम लिखा हुआ है कि भाई प्रथम पंक्तियों का अर्थ लिखना है या फिर अंतिम पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो हमें यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है, हम किसी भी शार की तशरीह सरल अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पोएम में से पहली 4 लाइन का अर्थ बयान करेंगे। ठीक है, ये पहली 4 लाइन का। अब मैं देखो आपको मसाला बता रहा हूँ। मैं मसाला क्यों बोलता हूँ कि किसी भी तरह का या कोई भी नज़म का अगर भावार्थ या सरल अर्थ पूछा है पेपर में, तो अब ये मसाला ज़रूर डालें। कौन सा मसाला, देखो मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता से ली गई है जिसमें कवि ने मनोहारी शब्द चित्र खींचा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि, यहाँ तक मसाला हुआ। ये किसी भी भावार्थ में फिट हो जाता है। शुरुआत आपको ऐसा करना है, ठीक है, जो मैंने बताया आप लिख लेना इसको और याद कर लेना। तो शायर इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि पहले अपनी मेहनत से एक मैदान बनाओ, इतनी मेहनत करो कि वो आपकी आप बुलंदियों तक पहुंचने के लिए आपको आसानी पैदा करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो और फिर आसमान में उड़ान भरो। यानी कवि हमें मेहनत की ओर प्रेरित करना चाहते हैं। बस हो गया। तो मसाला डालने के बाद हमने कुछ अगर ऐड किया तो बहुत 6, 7, 8 लाइन हो जाती है और उससे हमारा जवाब भी अट्रैक्टिव नज़र आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दो कविताएं और 2 पाठ, इनके पैराग्राफ खत्म होने के बाद जो तीसरा हिस्सा शुरू होता है वो व्याकरण यानी भाषा अध्ययन का शुरू होता है। ठीक है, अब इसमें पहला सवाल, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए यानी हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए।
पहला सवाल है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छांट कर लिखिए। जो ग्रामर के हिसाब से सही है वो शब्द आपको क्या करना है, छांट कर अपने आंसर शीट में लिख देना है। अभी आप जब इसका जवाब लिखेंगे ना, तो ना ये लिखने की ज़रूरत है और ना ये लिखने की ज़रूरत है। हम डालेंगे सवाल नंबर 3, उसका 1 और उसका 1, और पहले के आगे लिखेंगे हम मस्तक, क्योंकि ये सही है इन तीनों में से। ये तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इन तीनों में से ये सही है, तो इसको उठाएंगे अपने आंसर शीट में डालेंगे, तो यहाँ पर हमको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये अव्यय कौन सी बला है। मैं अक्सर बताता हूँ कि अव्यय के मानी आप शब्द में लीजिए। इस सवाल में ये निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर है और, ठीक है, और को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। मैं घर गया और खाना खाया, ये जुमला हमने लिखा है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके नीचे आप अंडरलाइन ज़रूर कीजिए ताकि चेकर को पता चले कि हमने और का इस्तेमाल जुमले में यहाँ पर किया है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक लिखने का तरीका है। उसके बाद दूसरा, अब यहाँ पर कोई एक ही है, किसी एक के लिखने के लिए बोला हुआ है ना, 1 नंबर के लिए, चूँकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए दोनों लिखेंगे। इधर उधर, इसको इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में। आप इधर उधर की बात करते हो, तो यहाँ पर इधर उधर जब लिखेंगे आप जुमले में तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए स्केल से अच्छी तरह से, ताकि पता चले चेकर को हाँ बच्चे ने यहाँ पर ये जुमला इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है संधि के लिए सवाल है। ठीक है, अब इन दोनों में से एक ही करना होता है, दोनों के दरमियान में अथवा लिखा हुआ आता है। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं, दोनों में से एक करना होता है। एक तो ये वाला बॉक्स कीजिए या तो ये वाला बॉक्स कीजिए, हमको दोनों करना है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा सजेशन भी है कि मेन एग्जाम में भी आप इस सवाल के दोनों चीज़ें आप सॉल्व कर लेना, एक गलत आ जाए तो दूसरा सही हो जाता है। परमानंद, तो परमानंद का संधि विच्छेद यानी टुकड़े, विच्छेद यानी टुकड़े कैसे होंगे, परम प्लस यानी जमा का निशान आनंद। और स्वर संधि, क्यों, क्योंकि म के बाद अ आया है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पर अ आया है, इसके रूल्स आप पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। और यहाँ पर आ आया है, तो यहाँ पर आ आने की वजह से ये स्वर संधि हुआ है। महात्मा, ये जवाब है, संधि शब्द क्या हुआ, महात्मा। किसका, ये जब संधि विच्छेद था यहाँ पर, अब जब हम इसको संधि शब्द बनाया तो इस तरह से बनेगा महात्मा, आ निकल जाएगा। और ये शब्द कौन सा है, इसकी संधि भेद है स्वर संधि, दोनों स्वर संधि है लफ्ज़ के। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 मुहावरे दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये लफ्ज़ है, इसको निकाल कर दोनों में से जो यहाँ पर फिट होता है उसको चुनकर ये जुमला फिर से लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जुमला हमको फिर से लिखना है, इन दोनों में से कोई इस्तेमाल करके। बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों में से एक को उठाते हैं और आंसर शीट में लिख देते हैं। तो आंसर शीट में लिखना काफ़ी नहीं है, मतलब ये कि ये नहीं लिखना है, हमें सिर्फ वर्ड नहीं लिखना है बल्कि पूरा सेंटेंस लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। तो हम इसमें सवाल है, सर्कस की गुड़ियों के कर्तव्य देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए यानी हैरान रह गए। हम दोनों में से कौन सा हैरान के लिए इस्तेमाल होता है, दंग रह जाना यानी हैरान रह जाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्कस की गुड़ियों के कर्तव्य देखकर दर्शक दंग रह गए, और उसमें से आश्चर्यचकित ये निकल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा दंग रह गए, और जुमला जैसा कि वैसा, हो गए की बजाय रह गए, ये भी निकल जाएगा। इस तरह से जुमला आपको लिखना है, इसलिए ये सवाल समझना और पढ़ना ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसके सामने इसको लिख देते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि पूरा जुमला आपको लिखना है। इसलिए सवाल को आप गौर से देखो किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद काल भेद पहचानना है और काल परिवर्तन करना है। पहचानना तथा यानी और, काल परिवर्तन करना, चेंज करना उस जमाने को। इसमें पहला सवाल है, वहाँ से तुलसी नगर पास पड़ता है, काल भेद पहचानिए। अब ये जो जुमला है इसका काल भेद हमको पहचानना है, तो ये है सामान्य वर्तमान काल। मराठी में आपको क्या करना है, ज़ैली ज़माना भी बताना है और मेन ज़माना भी बताना है। जैसे ज़ैली ज़माना यहाँ पर सामान्य है और ख़ास ज़माना जो है मेन वर्तमान काल है। मराठी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मराठी में मेन ज़माना बताना होता है। ठीक है, अब ये सामान्य वर्तमान काल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हिंदी के किसी जुमले में आखिरी वर्ब के साथ ता ती ते आता है तो वो जुमला सामान्य का होता है, और है की वजह से वो वर्तमान काल में है, इसलिए वो सामान्य वर्तमान काल हुआ। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक वाक्य का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है,
काल परिवर्तन करना है। देखो यहाँ पर जुमला दिया हुआ है और उसके बीच में यहाँ पर ब्रैकेट में बताया हुआ है कि इस जुमले को हमें क्या करना है, यहाँ कन्वर्ट करना है पूर्ण भूतकाल में। अब जुमला है इतनी जल्दी लौट जाते हैं, तो इसका हमें पूर्ण भूतकाल बनाना है। इतने जल्दी लौट जा चुके थे, इतने जल्दी लौट जा चुके थे, या इतने जल्दी लौट चुके थे, ऐसा दोनों भी जुमले सही है। अब यहाँ पर वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन, हमें जुमलों की किस्में बयान करना है। अब जुमलों की किस्में यानी वाक्य के प्रकार दो तरह के होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। इसमें तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि सवाल में क्लियर कट कहा जाता है कि वो रचना की दृष्टि से आपको पूछ रहा है या अर्थ की दृष्टि से। अब यही सवाल ले लो, इसमें निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। क्लियर कट कहा गया कि आपको रचना के आधार पर बताना है। अब रचना के आधार पर 3 ही वाक्य के प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और उसमें सवाल पूछा हुआ है, वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता है। इस सवाल में कुछ है नहीं, ये मुफरद जुमला है यानी सरल वाक्य है। आपको ये सब जुमला ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, सिर्फ आपको नंबर डाल के क्या करना है, सरल वाक्य लिख देना है। अब वाक्य के भेद के लिहाज से दूसरा सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। अब क्या बोल रहे थे, क्लियर कट कहा गया कि अर्थ के हिसाब से हमको बताओ कि जुमला कौन से किस्म का है। तो यहाँ पर जुमला है, अरे वही अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखो। तो यहाँ पर क्लियर कट हमको बताना है, समझ गया है कि क्वेश्चन मार्क आया है, इसलिए क्या ये प्रश्नार्थक वाक्य है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। भाषा अभ्यास यानी ग्रामर के सेक्शन के बाद चौथा हिस्सा जो होता है वो रचना विभाग होता है, उपयोजित लेखन होता है 12 नंबर के लिए। और उसमें सबसे पहले हमेशा पत्र लेखन आता है। ठीक है, ये पत्र लेखन है, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें सवाल है, आपके विद्यालय में पिकनिक सैर का वर्णन करने वाला पत्र अपने मित्र को लिखिए। विद्यालय यानी स्कूल, पिकनिक यानी सैर, पिकनिक यानी अपनी जो ट्रिप जाती है, टूर। पिकनिक और सैर का मतलब एक ही हुआ। वर्णन यानी खुलासा करने वाला पत्र अपने मित्र को लिखिए। क्यों लिखना है कि आपके स्कूल से पिकनिक गई थी, उसका खुलासा अपने दोस्त को बताना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ये मिस्टेक की है कि आप अपने दोस्त को पत्र लिखकर ये बोल रहे हैं कि आप हमारी सैर जाने वाली है स्कूल से, आप भी हमारे साथ चलिए, यानी उसको दावत दे रहे हैं, जबकि ये जवाब गलत है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपकी स्कूल से किसी कुछ दिन पहले पिकनिक जा चुकी थी, उसका खुलासा अपने दोस्त को बताना है कि हम XYZ दिन निकले थे, ये खाया, यहाँ रहे, इतने दोस्त थे, बस के थ्रू गए थे, इतना मज़ा आया, वगैरह वगैरह। तो इस बात का याद रखना है कि वर्णन करने की जब बात आई तो उसको बताना है कि हमने इतना मज़ा लूटा है, बल्कि ऐसा नहीं कि उसको बुला रहे हम सैर में, क्योंकि टेक्स्ट ऑफ पत्र लेटर का पूरा चेंज हो जाता है अगर आपने उसको आने की दावत दी है तो। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपको सवाल समझा ही नहीं। ठीक है, इसका जवाब भी हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। पहले ये सवाल को अब समझ लो कौन किससे कह रहा है। यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया हुआ है दोनों का भी, जिसको भेजा जा रहा है उसका भी नहीं और जो भेज रहा है वो भी नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब हम देखेंगे। अब ये अगरचे दोस्त को लिखा जा रहा पत्र है तो जाहिर सी बात है वो अनौपचारिक पत्र होगा। हमने इससे पहले बात किया था कि किसी रिश्तेदार या अपने दोस्त को जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक है, तो अनौपचारिक का फॉर्मेट ये है। और एक बात आप याद रखेंगे कि अनौपचारिक पत्र में प्रति का एड्रेस लिखना कंपलसरी नहीं होता है। अगर दिया हुआ है तो लिख लिया आपने, तो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हाँ औपचारिक में कंपलसरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, प्रति का एड्रेस नहीं डालेंगे। डायरेक्ट प्रिय मित्र आसिफ, प्यारे दोस्त आसिफ, नमस्कार, सलाम किया, ये पत्र का फॉर्मेट है, इसको आपको सिस्टमेटिक लिखना ही है। फिर हम लिख रहे हैं, आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत आनंद हुआ, जैसे आप पिछले साल सैर करने के लिए गए थे, इसी प्रकार 2 सप्ताह पहले हम भी पिकनिक मनाने महाबलेश्वर गए थे। सप्ताह यानी हफ्ता, तो ये कब गए थे, 2 हफ्ता पहले गए थे। शुक्रवार का दिन था, अब देखो ये वर्णन कर रहा है। जुमा का दिन था, सुबह 6 बजे सभी विद्यार्थी स्कूल के पास जमा हो गए। सुबह में 6 बजे सभी स्कूल में बच्चे आ गए। करीब 2 बजे हम महाबलेश्वर पहुँचे। भोजन तो हमने रास्ते में ही कर लिया था। सबसे पहले हमने वहाँ जाकर एक होटल बुक किया और वहाँ पर आराम कर लिया। फिर 2 दिन हम बहुत सैर किए, स्ट्रॉबेरी खाई, मज़ा किया, आपकी याद मुझे आई। अपेक्षा है मेरा ये पत्र पढ़कर आपको खुशी हुई होगी। ठीक है, ये बात आप कंसेप्ट क्लियर कर लो कि यहाँ पर हमने वर्णन किया है, उसको आने की दावत नहीं दी। तो वर्णन का जब आएगा पत्र तो इस बात को आप खास करके ध्यान रखो। फिर हम लिखेंगे, धन्यवाद, आपका मित्र, रानी पार्क, नीचे लिखा हुआ है जलगांव और ईमेल एड्रेस।
ठीक है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ हो या ना हो आपको लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पत्र के हमेशा दो ऑप्शन आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। हमने ये तो सॉल्व कर लिया। अभी अथवा लिखा हुआ है, अथवा यानी या, दोनों में से हमको एक करना है 4 नंबर के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अपने ग्राम, नगर, महानगर। ग्राम यानी देहात, फिर उससे बड़ा थोड़ा देहात यानी नगर, महानगर यानी शहर। तीनों में से एक, ऑब्लिक का मतलब होता है उसमें तीनों में से एक, किसी एक को, के संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखिए। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि आपके गांव के जो अधिकारी है यानी ऑफिसर है, जो जिम्मेदार है बच्चों के बगीचे के, उनको क्या करना है, पत्र लिखना है। किस लिए, कि हमें वहाँ पर बगीचा बनवा कर दे। हेतु यानी मकसद। ठीक है, अब पत्र का फॉर्मेट है। इस पत्र को हम आसानी से अपने फॉर्मेट के ज़रिए भी लिख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अगर वो फॉर्मेट आप हासिल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट पर कैसे जाना है, आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको स्कूल टाइप करना है, OOL स्कूल, उसके बाद 2 डिजिट में YOU, स्कूल 2U, फिर हम लिखेंगे .blogspot.com। अगर आपने इस तरह से गूगल में सर्च किया और फिर इंटर किया, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर वेबसाइट ओपन नहीं हुई तो गूगल में आपको सर्च इंजन में बताएगा। जैसे फिर से मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे स्कूल 2 मैंने जैसे टाइप किया ना, तो देखो यहाँ पर स्कूल 2 ही लिखा हुआ है। ये यूट्यूब चैनल है और ये वेबसाइट है। वेबसाइट पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। 9-10 पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, 9-10 पर क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये निबंध है, और यहाँ पर पत्र का फॉर्मेट हमें सर्च करना है, ये वाला। देखो पत्र का एक इमेज भी बताया हुआ है। यहाँ पर से मराठी औपचारिक अनौपचारिक पत्र यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये हिंदी का अनौपचारिक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, मराठी का भी यहाँ पर अवेलेबल है। हमने यहाँ से डाउनलोड किया, इस तरह का यहाँ पर आता है। वो अनौपचारिक पत्र ये है, ये औपचारिक है। तो औपचारिक में विषय, ये फॉर्मेट है। प्रति में हम क्या लिखेंगे, अब अधिकारी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, संबंधित अधिकारी, और कोई भी एक गाँव का नाम डाल देंगे, जैसे मुंबई। फिर ईमेल, विषय, यहाँ पर विषय में खाली जगह है तो हम क्या लिखेंगे, हमारे इलाके में बगीचा बनाने के बारे में, महोदय। फिर हमने ये पूरा मवाद लिखा है, मसाला है। फिर यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा सिर्फ, पत्र लिखने का मुख्य कारण ये है कि हमारे इलाके में एक भी बगीचा नहीं है ताकि बच्चे खेल सके, इसलिए आपसे अपेक्षा है और विनंती है कि हमारे इलाके में आप एक बगीचा बना दें ताकि बच्चे आसानी से खेल सकें। कार्रवाई के लिए आपके सेवा में, और नाम, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने तौर से कोई भी नाम और पता डाल देंगे, या फिर क यहाँ पर मदनपुरा, मुंबई, पुणे, इस तरह से, और लास्ट में उनका अपना ईमेल आईडी। ये एक फॉर्मेट है, यानी जिसे मैं अक्सर मसाला कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 60 से 70 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। क्या करना है हमको, 60 से 70 लफ्ज़ों में लिखना है कहानी, ये वाली, और उसको क्या करना है, शीर्षक भी देना है, उन्वान देना है, और इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है वो भी लिखना है। पहले तो आपको कहानी समझ में आना चाहिए। मैं शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ कि एक किसान होता है बूढ़ा, उसके 4 बेटे रहते हैं और चारों भी बेटे बहुत आलसी रहते हैं, कोई काम नहीं करता है। ये सोचकर किसान को बहुत चिंता यानी फिक्र होती है कि अपनी औलाद कैसी आलसी है। आखिरकार उसका अंतकाल यानी वो मरने के कगार पर आता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो अपने पुत्रों को यानी चारों बच्चों को अपने पास बुलाता है और वो कुछ कहता है। वो ये सुनकर उनके जो चारों बच्चे हैं बहुत खुश हो जाते हैं। फिर आखिरकार वो किसान मर जाता है। वो किसान ने ये कहा था कि आपको खेत खोदना है, वहाँ पर बहुत धन निकलेगा, लेकिन वो खेत खोदते हैं, वहाँ पर कोई धन नहीं निकलता। फिर वर्षा का आगमन यानी बारिश होती है। फिर बच्चे क्या करते हैं, अपन ने खेत तो खोद दिया है, चलो अनाज डाल देते हैं। अनाज डाल दिया, फिर वो डालने के बाद बारिश बराबर होती है और फिर लहलहाती फसल आ जाती है। बहुत ज़्यादा अनाज इनको हो जाता है और तब समझ में आता है कि हाँ, हमारे अब्बू ने कहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन है और वह यही धन है, तो मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होता है। ये इसकी सीख है, ये कहानी है, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर विज्ञापन लिखा हुआ है कहानी के ऑप्शन में, अथवा यानी या, एक तो कहानी लिखो या तो ये लिखो। यहाँ पर है प्रेशर कुकर की एडवर्टाइजमेंट। मेरे स्कूल के एक बच्चे ने, मुझे ठीक लगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने कैसे लिखा था। 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत आसान है। इसमें आपको विशेषता यानी खुसूसियात बताना है इस प्रेशर कुकर की, उसकी कीमत बताना है और वो कहाँ मिलेगा, उसका संपर्क यानी कॉन्टेक्ट नंबर बताना है। तो ये प्रेशर कुकर की एडवर्टाइजमेंट एक बच्ची ने बहुत अच्छी बनाई थी,
यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए विज्ञापन लेखन, पहले उन्होंने लिखा खुशखबर खुशखबर खुशखबर, आओ आओ आपके इलाके में पहली बार प्रेशर कुकर। अब उसकी विशेषता उन्होंने लिखा है सभी प्रकार के कुकर, खाना जल्दी पकाए, खाने में स्वाद की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और कीमत उसकी केवल 50 रुपये, ऑफ़र 20% डिस्काउंट, 50 रुपये में है और उसमें भी 20% का डिस्काउंट है। और यहाँ पर उसका संपर्क लिखा हुआ है। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आप बना सकते हैं। राइटिंग का ख्याल रखें, ये इतना खास नहीं है लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का ये आप विज्ञापन लेखन कर सकते हैं प्रेशर कुकर पर। उसके बाद आखिरी है निबंध लेखन यानी मजमून नवीसी। मजमून नवीसी में आपको 60 से 70 लफ्ज़ों में लिखना है, यानी 6 से 7 या 10 लाइन में आपको लिखना है। पहला ऑप्शन है फटी पुस्तक और यदि मैं वैज्ञानिक होता, ये वर्णनात्मक निबंध है। और ये फटी पुस्तक ये आत्मकथन निबंध है। फटी पुस्तक पर निबंध हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वहाँ पर ही हमारे वेबसाइट अगर ये निबंध आपको देखना है तो हमारे वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, गूगल पर हम टाइप करेंगे स्कूल टू यू, इस तरह से ही करना है आपको। ठीक है, और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये स्कूल टू यू, इसके पहले ये यूट्यूब चैनल भी है लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे हमको साइट पर जाना है। ये स्कूल टू यू है और यहाँ पर पहला ही निबंध है। अगर नहीं निबंध मिलता है आपको तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 9-10 में जा सकते हैं, वहाँ से आपको निबंध मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही ऊपर निबंध है मैं पुस्तक बोल रही हूँ, या फिर फटी पुस्तक की आत्मकथा यानी आप बीती। ठीक है, यहाँ पर किताब पर इन्होंने मजमून लिखा है। मजमून में सबसे पहले हमको यानी निबंध में सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, उन्वान देना होता है। तो हम लिखेंगे फटी पुस्तक की आत्मकथा या मैं पुस्तक बोल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ ले आप, ताकि जब अगर ये मजमून आ जाता है तो आपको लिखने में आसानी हो। मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं पुस्तक हूँ, मुझे किताब भी कहते हैं। मैं पुस्तकालय में रहती हूँ। कुछ समय पहले तक तो मैं काफ़ी सुंदर और स्वस्थ थी, लेकिन आध्यात्मिक समय होने के कारण अब मैं फटने लगी हूँ। मेरा कवर फट चुका है और अंदर से कुछ पेज भी बाहर आने लगे हैं। कदर करे जो मेरी, अच्छा इंसान उसे बनाती हूँ। इससे आगे है तो आगे पढ़ने के लिए हमको यहाँ आगे पढ़े पर क्लिक करना रहेगा। अगर हम आगे पढ़े पर क्लिक करेंगे तो अगला निबंध यहाँ से शुरू हमको मिलेगा। हमने यहाँ तक पढ़ा है, अब यहाँ से पढ़ेंगे। मुझे पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की मैंने मदद की। एक शिक्षक का ज्ञान बढ़ाया ताकि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छा व पूर्ण ज्ञान दे सके। शुरुआत में मुझे बहुत संभल कर रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब मेरी महत्वता कम होती जा रही है। सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब किसी एक व्यक्ति ने मुझे पढ़ते पढ़ते अपने काम के लिए मेरा एक पृष्ठ फाड़ लिया और मैं कुछ न कर सकी। मुझे सही ढंग से न रखने की वजह से मेरा स्वरूप बिगड़ता गया और मेरी हालत ख़राब होती चली गई। इस प्रकार मैं जगह जगह से फटने लगी और मेरे कई पन्ने भी निकलते चले गए। उसके साथ उन पन्नों का ज्ञान भी मुझ में नहीं से निकल गया और मैं पहले से कम ज्ञान को सुरक्षित करने वाली पुस्तक बन गई। मैं जानती हूँ मैं फट चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरा उतना ही महत्व है जितना शुरुआत में था। तब मैं काफ़ी अच्छी वो नहीं थी। मुझे लगता है कि एक समय पश्चात मुझे रद्दी बराबर समझा जाएगा। सैकड़ों पैसों में खरीद कर हमें चंद पैसों में बेच दिया जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि अभी मुझे कोई सुधार कर पढ़ना चाहे तो वो बेशक पढ़ सकता है, क्योंकि मेरी महत्वता ज़रा भी कम नहीं हुई है। मैं तो हमेशा से ही अपना कर्तव्य निभाती आई हूँ और आगे भी निभाती रहूँगी। अहमियत को मेरी समझे जो इंसान संभाल के रखे, मुझे तो बनाऊँ उसे विद्वान। ये ज़्यादा बड़ा मजमून है, आपको तो 8, 9, 10 लाइन या 12 लाइन लिखना है, लेकिन इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है कि हमने अगर 20 लाइन पढ़ा तो हमको 10 लाइन लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो आप इस वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट निबंध यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और अगले सराव का और नवनीत 2024 के जो प्रैक्टिस पेपर है, गेस पेपर है, उसके भी वीडियोस हम अनकरीब अपलोड करने वाले हैं। आप इस चैनल से फ़ायदा उठाइए। बहुत इम्पोर्टेंट गेस पेपर यहाँ पर दिए जाते हैं। उसकी PDF भी आपको लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए और फिर जवाब इस वेबसाइट से या वीडियो से देखिए और फिर अपने पेपर को खुद चेक करके अंदाज़ा लगाए कि हम किस अंदाज़ में लिख रहे हैं, सही है या गलत है।
आपको इसके जवाब यहाँ पर मिलेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।